नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे संविधान में हिंदी को किस प्रकार वर्णित किया गया है। यानी कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उसकी उपभाषाएँ कुछ थी, उसकी बोलियाँ थी और बोलियों के क्षेत्र भी देख लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे संविधान में हिंदी की। तो दोस्तों, हमारे जो संविधान में हिंदी का चर्चा हुई है वो भाग 17 में की गई है, यानी कि जिसमें भाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं उसी में हमारे हिंदी भाषा को चर्चा की गई है। और जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारे संविधान में वर्णित की गई है हिंदी को। तो हम देखेंगे 343 में क्या कहा गया है। 343 में यही कहा गया है, उसमें 3 बातें कही गई हैं। पहली बात ये कही गई थी कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो है वो देवनागरी होगी। साफ साफ यही कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। और दूसरी बात क्या कही गई है, लेकिन राजभाषा के रूप में यह 26 जनवरी 1950 से नहीं लागू होगी। फिर कब से लागू होगी? जब 26 जनवरी 1950 से लागू नहीं होगी तो फिर कब से लागू होगी? तो तीसरी बात यही कही गई है कि यह 15 वर्ष बाद लागू होगी। कब? 15 वर्ष बाद, यानी कि 26 जनवरी 1965 से लागू होती है। 1965 से लागू होगी, तब तक कोई ना कोई हमारी राजभाषा जरूर रही होगी। तो तब तक हमारी राजभाषा जो है वो अंग्रेजी रहेगी। क्या रहेगी? अंग्रेजी रहेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में यही कहा गया कि राष्ट्रपति हर 5 साल बाद, कितने साल बाद? हर 5 साल बाद भाषा आयोग का गठन भाषा आयोग का गठन कर सकेंगे और हर 10 साल बाद एक संसदीय समिति का गठन कर सकेंगे। अनुच्छेद 344 में यही कहा गया कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो हर 5 साल बाद भाषा आयोग का गठन करेंगे और हर 10 साल बाद एक संसदीय समिति का गठन कर सकेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो अब हम अपने अनुच्छेद 345 पे चलते हैं। अनुच्छेद 345 में कहा गया कि राज्य की राजभाषा एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। यानी कि कोई ये फिक्स नहीं है कि राज्य की राजभाषा हिंदी ही होगी, इससे अधिक भी और कोई भी और भाषा हो सकती है। तो जैसे कि हमारे यूपी की राजभाषा देख लीजिए, यूपी में हमारी राजभाषा हिंदी भी है, उर्दू भी है। और ये जो उर्दू है ये 1989 से इसे माना गया कि ये हमारी दूसरी राजभाषा है जो कि उर्दू है। तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट यही है कि फिर 1950 में राष्ट्रपति का एक निर्देश आया। इस निर्देश में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नियुक्ति पत्र जो हैं वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी दिए जाने लगे। जो राष्ट्रपति का निर्देश 1950 आया तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियुक्ति पत्र जो थे वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी दिए जाने लगे। और फिर राष्ट्रपति आदेश आता है 1955 में, यानी कि राष्ट्रपति का आदेश आता है 1955 में। और राष्ट्रपति आदेश आया कि प्रशासनिक रिपोर्ट और संकल्प और ये जो हमारे कानून होंगे ये सब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी छपवाए जाएं। यानी कि जो प्रशासनिक रिपोर्टें होती हैं और संकल्पित कानून जो होते हैं ये सब अंग्रेजी के साथ साथ हमारे हिंदी में भी छपवाए जाएं। तो यहाँ तक की बात हो गई। राष्ट्रपति आदेश आया और उसमें यह बात साफ साफ कह दी गई कि प्रशासनिक रिपोर्ट जो भी होती हैं ये सब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी छपवाए जाएं। तो हमारे भाषा का गठन होता है और प्रथम भाषा कानून का गठन हो जाता है 7 जून 1955 को। और उसके अध्यक्ष जो थे वो बीजी तिलक जी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी थे। और इसे जो प्रथम भाषा कानून का गठन है इसे जो है लोग बीजी खैर आयोग से भी कहते हैं, यानी कि बीजी खैर आयोग से भी नाम जाना जाता है। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि प्रथम भाषा कानून का गठन जो है वो बीजी खैर आयोग भी कहा जाता है। तो हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। जब हमारे प्रथम भाषा कानून का गठन हो गया
तो जीवी पंथ समिति आती है जो कि 1957 में आई, और उसमें कहा गया कि हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा बनाया जाए। उसमें क्लियर कर दिया गया कि हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा बनाया जाए। फिर राजभाषा अधिनियम 1963 आया। कब आया? राजभाषा अधिनियम जो है 1963 आया। इसमें कहा गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी माना गया। इसमें कहा गया, यानी कि इसमें बात हुई जीवी पंथ समिति में कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा बनाया जाए। फिर हमारा राजभाषा अधिनियम 1963 आता है और इसमें अपना लिया जाता है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा की मान्यता दी जाए, यानी कि माना जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं राजभाषा का मतलब क्या होता है? तो जो हमारे सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग लिखित रूप में किया जाता है उसे ही हम राजभाषा कहते हैं। और ये जो हमारी हिंदी है ये भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा यही होती है कि भारत के जो नागरिक हैं जिस भाषा का प्रयोग आपसी बोलचाल में, मतलब कि आपसी बोलचाल में जिसे करते हैं उसी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ आ गए कि हमारे राजभाषा अधिनियम आ गए, जीवी पंथ समिति हो गई, प्रथम भाषा कानून का गठन भी हो गया, और ये साफ साफ कह दिया गया कि राजभाषा अधिनियम में कि हिंदी के साथ साथ हमारे अंग्रेजी को भी राजभाषा बनाया जाए। तो हम आगे देखते हैं आगे क्या बात कही गई। आगे फिर मान लिया गया और हमारे प्रथम हमारी जो है राजभाषा को, हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को जो है अपना लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और इसी दिन जो इसीलिए जो हमारे संविधान में हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को है हिंदी दिवस मनाया जाता है। कितने? 14 सितंबर को। तो जैसा कि संविधान में लिखा गया कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे लिपि क्या होती है। लिपि की बात करें तो यानी कि जो मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप में जिन चिन्हों आदि द्वारा प्रकट करने की व्यवस्था जो होती है वही हमारी लिपि होती है। यानी कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में जिन चिन्हों आदि, मतलब चिन्ह से आदि जिनके द्वारा प्रकट करने की व्यवस्था होती है उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। लिपि में हमारी एक थी देवनागरी लिपि और एक थी ब्राह्मी लिपि। ये जो देवनागरी लिपि है ये हमारी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। जैसे और ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? जैसे देवनागरी लिपि की बात करें तो ये हो गया आ हो गया, बड़ा आ हो गया। और इसी में ब्राह्मी लिपि की बात करें तो देखिए कुछ संकेत के, जैसे त्रा हो गया और एक त्रा ऐसे हो गया, ऐसे एक जैसे ये चूंकी वाला जो मैथ में होता है बिंदी लगी है, ये कोण ऊ जो है इसमें ऐसे बनता है और ब्राह्मी लिपि में कोण की तरफ बन जाता है। तो दोस्तों हम बात करें कि सर्वप्रथम लिपि की, तो सर्वप्रथम हमारी जो है लिपि वो संध्या लिपि आई। उसके बाद ही हमारी खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का विकास हो जाता है। यानी कि संध्या लिपि जब आई तो उसी के तत्पश्चात यानी कि बाद ही खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। और फिर ब्राह्मी लिपि से ही हमारे देवनागरी लिपि का विकास हुआ। किससे? ब्राह्मी लिपि से ही हमारे देवनागरी लिपि का विकास हुआ। और ये जो हमारी देवनागरी लिपि है यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ से? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि की बात करें तो इसमें कुल 52 वर्ण हैं। हम लोग कल वर्णों की चर्चा करेंगे, नहीं कल हो सकता है हम लोग पहले टेस्ट देंगे उसके बाद वर्ण पढ़ेंगे। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कल टेस्ट देंगे या वर्ण पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम बात कर रहे थे देवनागरी लिपि में, तो इसमें 52 वर्ण हैं जिसमें तो 11 स्वर हैं। कितने? 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। कितने? 33 व्यंजन हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर कर दें एक बार, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों कल हम लोग हो सकता है टेस्ट दें, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको टेस्ट देना है कि कल जो है वर्ण पढ़ेंगे। और वर्ण पढ़ेंगे या उससे पहले ही कल हम लोग
ये जो हिंदी राजभाषा है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे 30 से 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कल करवाते हैं। कितने? 30 से 40 क्वेश्चंस की। उसके बाद हम लोग वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण के आगे संधि, संधि के आगे पढ़ते चलेंगे। 40/40 लाने का हमारा जो टारगेट है वहाँ तक ज़रूर पहुँचना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर जय हिंद।